नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड लम्हे में। अब आगे की कहानी। निंजा ने आगे बताया, भाई जानवर युद्ध मैदान में कुल 8 दैत्य हैं, लेकिन उनके बीच भी बड़ा अंतर है। जगरा तो बस सिर्फ पिछले दशक से ही उभरा है। 8 दैत्य जानवरों में 3 ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्षों से मैदान पर राज कर रहे हैं। वास्तव में वो जानवर युद्ध मैदान के सबसे शक्तिशाली प्राणी माने जाते हैं। उन पुराने राक्षसों के सामने जगरा को उनमें से एक के अधीन होना पड़ा। तब उन 3 दैत्य जानवरों में से जगरा ने आसमानी ड्रैगन दैत्य को चुना। जो वस्तु जगरा ने प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना से प्राप्त की थी, वह आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को भेंट कर दी गई। आसमानी ड्रैगन दैत्य जानवर छोटू ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने भौं तानी और पूछा, क्या यह महान दैत्य जनाब कबीले का सदस्य है? इस पर निंजा ने होंठ दबाए और कहा, नहीं, वह बस 8 पंखों वाला एक ड्रैगन है जिसमें ड्रैगन कबीले का थोड़ा सा खून है। खुद को आसमानी ड्रैगन कहता है। यह तो महज घमंड है। अगर इस बार मैंने जगरा को स्थान ना दिया होता तो गहरी बिजली पहाड़ी किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में चली जाती तो वह शायद हस्तक्षेप करता। लेकिन मुझे लगता है कि आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब हमारे पास आने में देर नहीं करेगा। इस पर छोटू ने पूछा, क्या आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब बहुत ताकतवर हैं? इस पर निंजा ने बताया, हाँ, वह इंद्रजीत रैंक का योद्धा है। छोटू ने होंठ टेढ़े किए, तभी उसे भारी दबाव महसूस हुआ। भले ही जगरा इंद्रजीत रैंक के काफ़ी करीब था, लेकिन यह एकदम वास्तव में बहुत बड़ा अंतर था, वरना उसे आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। फिर निंजा ने बताया, आमतौर पर आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब का संरक्षण पाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जगरा को 3 बार अपनी प्राचीन वस्तु खजाना से प्राप्त वस्तुएं उसे देनी पड़ी। उसके बाद ही वह अपनी वस्तुएं अपने पास रख सकता। प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना हर 3 साल में ही खुलता है। दूसरे शब्दों में जगरा को आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की मदद से लगभग 10 साल तक करनी पड़ी। अगर समय का हिसाब लगाएं तो यही अवधि पूरी हो चुकी है। दुर्भाग्यवश अब वह इन दिव्य वस्तुओं का आनंद नहीं ले सकता। फिर छोटू ने कांसे की तख्ती को हाथ में लहराते हुए पूछा, कितनी प्राचीन दिव्य तख्तियाँ हैं? इस पर निंजा ने जवाब दिया, मेरी जानकारी के अनुसार इनकी संख्या 13 है। 8 दैत्य जनाबों में से 3 महान दैत्य जनाबों के पास 2-2 तख्तियाँ हैं। बाकी 5 दैत्य जनाबों के पास 1-1 तख्ती है। जानवर युद्ध मैदान में 2 अन्य शक्तिशाली दल हैं जिनके पास बाकी 2 तख्तियाँ हैं। भले हुए दैत्य जनाबों में से कितने ही ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उन्हें भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। छोटू थोड़ा हैरान था और इसी के साथ उसने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर बार प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना खुलने पर इस दुनिया में 13 दिव्य वस्तुएं प्रकट होती है। यह खजाना वास्तव में इतना अद्भुत था, केवल एक दिव्य वस्तु ही अनगिनत लोगों की लड़ाई पर उतारने के लिए काफ़ी थी। 13 वस्तुओं के एक साथ प्रकट होने पर क्या होगा? तभी छोटू के मन में अचानक एक आवाज़ गूंजी, साधारण दिव्य वस्तुएं इतनी दुर्लभ नहीं होती। वो प्राचीन दिव्य वस्तु रैंकिंग में मौजूद वस्तुओं जैसी नहीं होती। सही मायनों में वो तुम्हारे बिजली राजा की छड़ी से बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है। यह आवाज़ बुलवा की थी। बुलवा जो प्राचीन दिव्य वस्तु रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था, इन मामलों में विशेष ज्ञान रखता था। छोटू ने बुलवा की बातों पर चौंकते हुए उत्तर दिया, मेरे पास दूसरा स्थान रखने वाली दिव्य वस्तु है, लेकिन यह अभी तक कोई विशेष उपयोग नहीं कर पाई है। इस पर बुलवा ने हल्की खांसी की। उसे यह मालूम था कि छोटू की लड़ाई की क्षमता में अधिक मदद नहीं कर सकता, क्योंकि प्राचीन युद्ध में उसे गंभीर क्षति हुई थी। फिर बुलबा ने कहा, बेशक तुम प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना का दौरा कर सकते हो, लेकिन वहां मौजूद अधिकांश वस्तुएं उतनी शानदार नहीं है। हालांकि मैं यह वस्तुएं खुद व खजाना भी एक अनूठी दिव्य वस्तु है। इस पर छोटू थोड़ा चौंका, क्या वह भी एक दिव्य वस्तु था? इस पर बुलबा ने उत्तर दिया, हाँ, अगर मेरी बात सही है तो यह प्राचीन दिव्य वस्तु रैंकिंग में 10वें स्थान पर आने वाली वस्तु रहस्यमय आसमानी भवन हो सकता है। छोटू ने एक बार फिर हैरानी से कहा, रहस्यमय आसमानी भवन? फिर बुलबा ने बताया, यह भी मेरे मालिक द्वारा बनाया गया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें अंधेरों के गुलाम के साथ पूर्ण युद्ध करने के लिए बहुत सारे उपकरण की ज़रूरत थी। यह रहस्यमय आसमानी भवन एक ऐसी परम दिव्य वस्तु है जो खुद से दिव्य वस्तुएं बना सकता है। बस आवश्यक सामग्री उसमें डाल दो और यह स्वाभाविक रूप से उन्हें तैयार कर देगा। इसके बाद तुम अपनी सेना को सुसज्जित कर एक शक्तिशाली लड़ाकू दल तैयार कर सकते हो। बेशक यह वस्तुएं प्राचीन दिव्य वस्तु रैंकिंग में मौजूद वस्तुओं जितनी शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन इनकी संख्या के कारण इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा निर्माण क्षमता के अलावा इस भवन में सील करने की भी शक्ति है। अगर इसकी पूरी ताकत सक्रिय हो जाए तो एक अवतार गुलाम को भी कैद से बचना मुश्किल हो जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि रहस्यमयी आसमानी भवन ने महान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छोटू ने आश्चर्य से सिर हिलाया और खुद से कहा, यह वास्तव में खुद से दिव्य वस्तुएं बना सकता है। यह प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना या कहे रहस्यमयी आसमानी भवन वाकई अद्भुत था। फिर बुलवा ने कहा, तुम इसे आजमा सकते हो। अगर तुम रहस्यमयी आसमानी भवन हासिल कर पाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। छोटू की आंखों में उत्सुकता की चमक दिखाई दी। दिव्य वस्तुएं बनाने की क्षमता को छोड़कर अंधेरे के गुलामों को सील करने की इसकी क्षमता ही उसे पाने की इच्छा को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। आखिरकार यह कार्य उसकी वर्तमान ताकत से बेहद मुश्किल था। फिर छोटू ने सिर उठाकर निंजा से पूछा, प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना फिर से कब खुलेगा? फिर निंजा ने कहा, मेरे ख्याल से प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना लगभग 2 से 3 महीने में फिर से खुलना चाहिए। फिर निंजा ने होंठ चबाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि किंसा ने जगरा का लाश क्यों चाहा। वह असल में जगरा के शरीर में मौजूद प्राचीन दिव्य तख्ती के पीछे ऐसा करके वह खजाना खुलने पर 2 दिव्य वस्तुएं प्राप्त कर सकता था। एक वह अपने बुजुर्गों को सौंप और दूसरे अपने पास रखता। छोटू ने सर हिलाया। उसे पहले से ही शक था कि उस दिन किंसा ने कुछ अजीब कर रहा था। अब पता चला कि वह वास्तव में तख्ती के पीछे था। फिर निंजा ने पूछा, भाई क्या तुम भी प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना में रुचि रखते हो? इस पर छोटू मुस्कुराया। उसने अपना हाथ नीचे किया और कहा, अगर हम 1 या 2 दिव्य वस्तुएं प्राप्त कर लें तो ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस मूल खून की अमानत को अवश्य शुद्ध करना होगा, अन्यथा हम उन खतरनाक लोगों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। निंजा ने जोर से सिर हिलाया। उसे भी पता था कि प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना पर बहुत ताकतवर लोग नजरें गड़ाए हुए थे, इसीलिए उनके लिए वहां से कुछ हासिल करना आसान काम नहीं था। अपनी आस्तीन लहराते हुए दोनों ज्वाला कड़ाही से बाहर निकल गए। अमानत प्राप्त करने के बाद निंजा ज़्यादा रुका नहीं। उन्होंने कुछ देर बातचीत की। फिर निंजा जल्दी से अभ्यास में जुट गया। छोटू ने निंजा की उत्सुकता भरी मुद्रा देखकर मुस्कुराया। इस बीच उसने अपने हाथ में प्राचीन दी तख्ती को धीरे धीरे रगड़ा। फिर छोटू ने खुद से कहा, प्राचीन दिव्य वस्तु खजाना, हाँ मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी उत्सुक हूँ। जब निंजा ने मल खून की अमानत का दूसरा हिस्सा प्राप्त कर लिया तो उसने तुरंत ट्रेनिंग में लगने और इसे शुद्ध करने का निर्णय लिया। गहरी बिजली पहाड़ी की देखभाल छोटू को सौंप दी गई, जिससे छोटू को सिर दर्द होने लगा। आखिरकार उसके पास तनी जैसी क्षमताएं नहीं थी और वह इतने बड़े दल का प्रबंधन ठीक से नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसने यह पाया कि भले ही गहरी बिजली पहाड़ी अभी भी स्वामित्व में बदला के कारण कुछ प्रभाव झेल रही थी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं थी। गहरी बिजली पहाड़ी की स्थिरता सुनिश्चित करने के बाद छोटू ने अपनी खुद की ट्रेनिंग शुरू की। हालांकि वह शुरुआती प्राण स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद प्रतिद्वंदिता कद को देखते हुए अभी भी कुछ कम था। भले ही वह लड़ाई में चालाकी से इस अंतर को कम कर सकता था, लेकिन किसी की मूल ताकत हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक होती है। ताकत बढ़ाने के मामले में छोटू को अपनी शारीरिक शक्ति की ट्रेनिंग में धीरे धीरे स्थिर तरीके से प्रगति करनी पड़ती थी। इसीलिए सोच समझकर उसने अपनी अंदरूनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। शक्ति की ट्रेनिंग अक्सर पीछे रह गई, हालांकि यह कभी कभी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण तेजी से बढ़ती थी, लेकिन यह उसकी शारीरिक शक्ति तुलना में स्थिरता में कमी रखती थी। छोटू की वर्तमान अंदरूनी शक्ति शुरुआती दैवतांत्रिक के शिखर पर थी। वह इसमें एक और कदम बढ़ा लेता और वह मराठी दैवतांत्रिक स्तर तक पहुंच जाता। उस समय उसकी अंदरूनी शक्ति महाप्राण रैंक के योद्धाओं के समान ताकत रखती। इन दोनों का संयोजन उसे अत्यधिक ताकतवर बना सकता था। हालांकि अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना आसान काम नहीं था। जब छोटू इस समस्या पर विचार कर रहा था, तभी बुलबा, जो अक्सर गायब रहता था, अचानक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। गहरी बिजली पहाड़ी के विशाल परीक्षण कक्ष में एक पत्थर के मंच पर छोटू बैठा था। नीचे चेतन ने आदरपूर्वक उसे 10 पोटलियां सौंपे। फिर चेतन ने कहा, लीडर ध्रुव, प्रत्येक पोटली में से 1 करोड़ परामजीव गोलियां हैं। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं खजाना से और ला सकता हूँ। चेतन के शब्दों में दर्द झलक रहा था। कुल 10 करोड़ परामजीव गोलियां, भले ही गहरी बिजली पहाड़ी काफ़ी समृद्ध थी, इतनी बड़ी राशि खर्च कर पाना उसे बहुत भारी लग रहा था। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ हिलाकर पोटली अपने पास बुला लिए और उसने कहा,
हाँ हाँ, अभी के लिए यह पर्याप्त है। आपका धन्यवाद चेतन भाई। चेतन ने राहत की सांस ली, छोटू को प्रणाम किया और वहां से चला गया। जाते जाते वह सोच रहा था, शायद अब गहरी बिजली पहाड़ी की सेना को फिर से अभियान पर भेजने का समय आ गया है, अन्यथा खजाने में मौजूद वर्तमान भंडार छोटू के खर्चों को लंबे समय तक नहीं झेल पाएगा। चेतन के जाने के बाद छोटू मुस्कुराया और पूछा, मैंने तुम्हारे लिए पराम अजीब गोलियां इकट्ठा कर ली है, अब आगे क्या करना है? छोटू के शरीर में से एक सफ़ेद प्रकाश निकला, एक प्रकाशम आकृति में बदल गया। बुलबा ने 10 पोटलियों को अपनी ओर खींच लिए और सर हिलाते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है, पहले तुमने अपनी अंदरूनी शक्ति को मजबूत करने के लिए बंसीय पत्थर का उपयोग किया था? छोटू ने यह सुनकर सर हिलाया और कहा, हाँ, वह समय लवान साम्राज्य में मेरी शुरुआती ट्रेनिंग का था। वह तो बहुत पुरानी बात है। फिर बुलबा ने कहा, बंसीय पत्थर वास्तव में तुम्हारी अंदरूनी शक्ति को मजबूत करने की क्षमता रखता है, लेकिन भले तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। साथ ही उस समय तुम्हारी कमज़ोर अंदरूनी शक्ति इस प्रक्रिया को सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन अब तुम्हारे पास इसे सहने की क्षमता है। मेरा मालिक भी शक्ति और अंदरूनी शक्ति दोनों की ट्रेनिंग करता था। वास्तव में उसने इन दोनों में शिखर तक पहुंच प्राप्त की थी। छोटू ने आश्चर्य से कहा, दोनों प्रकार की ट्रेनिंग? बुलबा ने समझाया, इन दोनों देशों में से एक हमेशा थोड़ी अधिक प्रबल होती है। अतीत में मेरा उद्देश्य मेरे स्वामी के शरीर में इन दोनों शक्तियों के संतुलन को बनाए रखना था। हालांकि मेरे स्वामी ने अंततः ऐसा स्तर प्राप्त कर लिया जो इस दुनिया से परे था और उसे संतुलन बनाए रखने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन उससे पहले मैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अब जब अंधेरे के गुलाम फिर से इस दुनिया में प्रकट हो चुके हैं, कोई नहीं जानता कि जब अगली बार जार आज़ाद होगा तब क्या होगा। इसलिए तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अंधेरे के गुलाम हमेशा उसे आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनके हमलों को वास्तव में सामना करने के लिए हमें एक दूसरे निशानी पूर्वज की आवश्यकता है। बुलबा ने छोटू की ओर देखा और उसकी आंखों में बेहद गंभीरता झलक रही थी। यह पहली बार था जब छोटू ने बुलबा की आंखों में इतनी गंभीरता देखी। छोटू ने कड़वी मुस्कान के साथ जल्दी से कहा, तुम चिंता मत करो बुलबा, इस दुनिया को जायर जैसा शैतान कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस बारे में बात करें तो जरीना यानी बर्फ़ की मल्लिका कि शायद वह मुझसे बेहतर संभावना रखती होगी अगली निशानी पूर्वज बनने की। सही कहा ना? इस पर बुलबा ने छोटू की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी छोटी प्रेमिका बर्फ़ की मल्लिका का पुनर्जन्म है। मैं यह भी जानता हूँ कि भले ही मेरी माँ ने कहा था कि बर्फ़ की मल्लिका उनके स्तर तक पहुँचने वाली सबसे संभावित व्यक्ति है, लेकिन प्राचीन निशानों ने तुम्हें चुना है अगला सुपर योद्धा बनने के लिए, और जायर जैसे शैतान से इस दुनिया को बचाने के लिए। प्राचीन निशान इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिव्य शास्त्र हैं और उनमें बुद्धि होती है। एक दृष्टिकोण से वे एक ही शरीर में सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। इस पर छोटू ने याद दिलाया, क्या विनाशक प्राचीन निशान ऐसा कर सकता है? फिर बुलबा ने बताया, सही कहा, विनाशक प्राचीन निशान में प्राचीन निशानों में सबसे अधिक स्वीकार्यता है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि विनाश के बाद बादशाह भी एक दूसरे प्राचीन निशान के सफलतापूर्वक शुद्ध नहीं कर पाए। विनाशक प्राचीन निशान के विनाश के बाद बादशाह के बाद भी कई मालिक हुए, लेकिन उनके पास तुम्हारी तरह दूसरा प्राचीन निशान कभी नहीं था। उनकी क्षमता को देखते हुए इसीलिए नहीं था कि वो दूसरे प्राचीन की खोज नहीं कर पाए। इस पर छोटू ने अपनी आंखें सिकुड़िया कर उसने कभी प्राचीन निशानों के साथ इस तरह की किसी निकटता को महसूस नहीं किया। वास्तव में जब उसने बिजली धार प्राचीन निशान को शुद्ध किया था तो बिजली के झटकों ने ही उसे लगभग मार ही डाला था। फिर बुलबा ने छोटू की ओर देखा और उसने कहा, इससे संबंध है, लेकिन यह मेरे सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि तुम्हारे और प्राचीन निशानों के बीच एक स्वाभाविक संबंध है, इसलिए प्राचीन निशानों ने तुम्हें चुना। यह संबंध प्राचीन काल के बाद से केवल मेरे मालिक में दिखाई दिया। छोटू हक्का बक्का रह गया। उसे तुरंत अपनी त्वचा में झुंझुनी महसूस हुई और उसने कहा, बेहतर होगा तुम यह मत कहो कि मैं निशानी पूर्वज का पुनर्जन्म है। भले ही छोटू को ध्रुव सौर के बातों से धीरे धीरे यह भरोसा हो गया था कि अगला सुपर योद्धा वही है, लेकिन वह ध्रुव सौर की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था। लेकिन आज बुलबा की बातों ने उसे हैरान कर दिया। यह ऐसी चीज़ थी जिसे वह पूरी तरह अस्वीकार करता था। वह छोटू था और उसकी चेतना पूरी तरह से उसकी अपनी थी
और वह इसमें किसी और चीज को मिश्रण नहीं कर सकता था। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।